माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। सारे कंसेप्ट्स एंड पीवाईक्यू 2019 से लेकर 24 तक जो कुछ पूछा गया है वो सब हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 3000 लाइक का। आप लोग देख रहे हो, मजा कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लेक्चर, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, कीजिए ना लाइक, ठीक है। वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? पार्थ हुमाया ऐप के ऊपर मिल जाएगा। हमारा जो बैच है परसिवरेंस बैच, उसके अंदर पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड ये बैच मात्र 59 का है टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। शुरू करते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाएगा एंड हमें ग्लूकोज में से एनर्जी मिलेगी। एनर्जी प्रोडक्शन हमें करना है। इसके 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, पहला स्टेप, ये कहां पर होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? इसका फॉर्मूला है 2 बार पान खाओ पानी पियो, 2 बार पान खाओ पानी पियो। मतलब क्या? हमें क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनना। हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स। 2 का मतलब क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये तो मैंने आपको बता दिया। P मतलब पायरुविक एसिड, A मतलब ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिला। N मतलब NADH2, नाडू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वन शॉट में पूरा डिटेल में आपको मैंने बताया। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाडू एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन, ठीक है। इसके बाद जो पायरुविक एसिड है उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। 2 molecules of pyruvic acid converted into 2 molecules of acetyl coenzyme A. During this process हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 बार नको। क्या बोलेंगे? 2 बार नको मतलब क्या मिला? 2 molecules of Na का क्या मतलब होता है? NADH2, नाडू। एंड को का मतलब क्या होता है? CO मतलब CO2। 2 molecules of नाडू एंड 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या होगा? ये जो एसिटाइल पार्ट है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये पूरा का पूरा कहां जाता है? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोचॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। चलिए, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। यहां पर इसका जो ये एसिटाइल पार्ट है, इट विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब क्या? ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंड ये जो कोएंजाइम A पार्ट है ये वापस चला जाता है इन द प्रीवियस स्टेप, ये रिसाइकल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें क्या मिलता है? इसका फॉर्मूला है पानी नको फाड़ू। क्या बोलेंगे? पानी नको फाड़ू। अब यहां पे लिखना चाहूंगा, न मतलब NADH2, को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फाड़ू का मतलब क्या है? फाड़ू मतलब FADH2, ठीक है। पानी नको फाड़ू, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें इस ब्रेकडाउन में मिलते हैं, इस क्रेब्स साइकिल में मिलते हैं। एंड लास्ट में होता है ईटीसी रिएक्शन। ये भी कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। एंड यहां पर क्या होता है? जो NADH2 एंड FADH2 हमें मिला था, इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ATP। ये दोनों क्या है? ये कोएंजाइम्स हैं, दे आर अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एनर्जी। इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ATP। ATP क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी है ना। ATP से हमें एनर्जी मिलती है। तो एक नाडू को कन्वर्ट किया जाता है इनटू 3 ATP एंड एक फाड़ू को कन्वर्ट किया जाता है इनटू 2 ATP, ठीक है। यहां तक की बात सिंपल है। एंड एक बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा आपको यहां पे। चलिए, अब आपको एक और बात बताना चाहूंगा। ये जो 3 प्रोसेस हैं ये किस में आती हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में आती हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली इट इज अ कॉमन स्टेप। एरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है एंड एनेरोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। यहां तक की बात आपको समझ में आए? तीनों प्रोसेस आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, आपके बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गए ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन सच एज फास्टिंग, आपने उपवास किया है, अनशन पे बैठ गए हो, या फिर आप भूखे हो काफी समय से, तो कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे लिपिड्स मतलब क्या? फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनको भी यूज किया जा सकता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब मुझे कार्बोहाइड्रेट की कहानी बताइए। ये जो आपको चार्ट बताऊंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार 2 बार 3 बार पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा मुझे बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होके क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं, ये तो आप जानते हो।
ग्लूकोज कहां जाता है, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में वो कन्वर्ट होगा इनटू पायरुविक एसिड, फिर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में किधर जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। वहां पे एसिटाइल पार्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। बाद में ईटीसी रिएक्शन तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है वाटर, एंड आपको भरपूर एनर्जी मिलती है। ये सब कुछ करने के बाद आपको टोटल कितनी एनर्जी मिलेगी, फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलता है 38 एटीपी। ये भी आपको यहां पे बता देता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई, कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है, किस तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो ऐसे टाइम पे मैं लिपिड्स एंड प्रोटीन भी यूज कर सकता हूं। मुझे बताओ, लिपिड्स का अगर डाइजेशन होता है तो मुझे क्या मिलता है, फैटी एसिड, एंड प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो मुझे क्या मिलता है, अमीनो एसिड। इनको भी, इन दोनों को, फैटी एसिड को और अमीनो एसिड, इन दोनों को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड बाद में सेम प्रोसेस रिपीट होगी, क्रेब्स साइकिल होगी, एंड अल्टीमेटली आपको बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2 H2O, एंड क्या मिलती है, एनर्जी कितनी, 38 एटीपी। इज दिस क्लियर। बाय द वे 38 एटीपी मैं सिर्फ ग्लूकोज के लिए बोलना चाहूंगा, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से जो अमाउंट है एटीपी का वो थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो आप सिर्फ ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली जब ब्रेकडाउन होगा तब आपको 38 एटीपी मिलेंगे, ऐसा ही आप लिखना, ठीक है। फैटी एसिड से एंड अमीनो एसिड से जो एटीपी का अमाउंट है वो अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए, इज दिस वेरी क्लियर, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। ये जो डायग्राम है इसको आप करेक्ट कीजिए, करेक्ट द गिवन डायग्राम। एकदम उल्टा पुल्टा डायग्राम दिया है, आपको इसको तरीके से फिर से बनाना है, पूरा वापस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। फिर क्या पूछा गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। तो यहां पे आप क्या लिखते हो, यहां पे कार्बोहाइड्रेट लिखते हो, कार्बोहाइड्रेट, उसका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, फिर पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है, फिर एनर्जी मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। उसी तरीके से लिपिड का क्या बनता है, फैटी एसिड, प्रोटीन का क्या बनता है, अमीनो एसिड। इनको भी कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड बाद में प्रोसेस होती है। ये पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स। चलिए, अब ये डायग्राम भी पूछा गया था, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बाय द वे, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब क्या, नथिंग बट क्रेब्स साइकिल। उसको ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में उसको TCA साइकिल भी बोलते हैं। सब कुछ वन शॉट में कवर किया है। ये डायग्राम आप कैसे बनाओगे, आप पहले एक ओवल बनाओ, उसको आप बोलो आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे, आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर आप एक मेम्ब्रेन बनाओगे जो थोड़ी फोल्डेड रहेगी इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा आपको उसमें फोल्ड दिखाना पड़ेगा, उसको आप बोलोगे इनर मेम्ब्रेन। बाय द वे, इसके भी आपको 2 लेयर बनाने पड़ेंगे। आपको बाहर का जो ओवल है उसका भी आपको 2 लेयर बनाना पड़ेगा, और अंदर वाले का आपको भी 2 इस प्रकार से लेयर बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको फटाफट बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा आराम से ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मुझे बताइए, एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, बाद में वो किधर जाता है, साइकिल में जाता है। कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। साइकिल में उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है एसिटाइल पार्ट का, एंड क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे नाडू मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, नाडू मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, फाडू मिल रहा है, नाडू मिल रहा है, एटीपी भी निकलता है अंदर, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा, नाडू CO2, नाडू CO2, फाडू नाडू, नाडू CO2, नाडू CO2, फाडू नाडू, नाडू CO2, नाडू CO2, फाडू नाडू, इतना आपको दिखाना है। उसी तरीके से यहां पे क्या लिखा है, पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया, एंड फैटी एसिड को भी हम एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह अमीनो एसिड को भी आप एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर अंदर साइटोप्लाज्म जैसा मटेरियल रहेगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक होता है एंड एनेरोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। मुझे एक बात बताओ, एरोबिक में हमने कौन से स्टेप पढ़े, एक पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, एक पढ़ा क्रेब्स साइकिल, और एक पढ़ा ETC रिएक्शन, ठीक है। ये 3 स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, एरोबिक में भी होता है, एनेरोबिक में भी होता है। एंड आफ्टर ग्लाइकोलिसिस सेकंड स्टेप क्या रहेगा, फर्मेंटेशन। क्या रहेगा, फर्मेंटेशन। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। एनेरोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप बताओ, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC रिएक्शन। क्या ये बात एकदम क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज विल बी
इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। उतनी सारी 38 एटीपी एनर्जी नहीं बनेगी, कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहां पे पहला स्टेप क्या रहेगा, ग्लाइकोलिसिस। क्या करेंगे, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होगा, मतलब फर्दर ब्रेकडाउन होगा। फर्मेंटेशन का मतलब भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मात्र 2 एटीपी। मैंने बताया लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, कितनी बनती है, 2 एटीपी बनती है। अच्छा, पायरुविक एसिड को और भी चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है। अगेन कितनी एनर्जी, 2 एटीपी। तो आपको एक बात बताऊं, ये लैक्टिक एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको एक बात बताऊंगा, फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू अल्कोहल और इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग प्रकार से ब्रेक डाउन करते हैं। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्कोहल बन रहा है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, किसी में अल्कोहल बन रहा है, किसी में ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है मसल के अंदर, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म ये फर्मेंटेशन अलग अलग प्रकार से होता है। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है। अच्छा, सम हायर प्लांट्स, मतलब डेवलप्ड प्लांट्स एंड डेवलप्ड एनिमल्स and aerobic microorganisms also, developed plants, developed animals and aerobic microorganism, they also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो गई या फिर किसी सिचुएशन ऐसी आ गई जहां पे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ऐसे टाइम पे हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हायर प्लांट्स भी कर सकते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल यहां पे बताना चाहूंगा। सीड्स जो होते हैं, दे कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बहुत बारिश आ गई, बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, पूरा सॉइल पचापच पानी से भर चुका है, तो ऐसे टाइम पे ये सीड्स क्या करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इज दिस वेरी क्लियर। उसी तरह से हम जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। बहुत वर्कआउट कर रहा हूं तो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो मसल्स में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड विल एक्यूमुलेट इन द मसल्स में लैक्टिक एसिड भर जाता है, उसके वजह से हमें जलन फील होती है, हमें थकान फील होती है, ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। इसके ऊपर गिव रीजन बनेगा। चलिए मुझे बताइए, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट हमें समझना है। ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, यहां तक फॉलो कर रहे हो। पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन किया जाएगा, फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोसेस किस में हो रही है, ईस्ट में हो रही है। यूनिसेल्युलर फंगस, जिसको हम ब्रेड मेकिंग में, वाइन मेकिंग में यूज करते हैं, है ना, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। तो ये पूरी प्रोसेस, ये वाली, ये कहां हो रही है, ईस्ट में हो रही है। उसी प्रकार से ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन किया, फर्मेंटेशन से क्या बना, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड कहां बनेगा, हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड के सेल्स में बन सकता है। ये जो एरिथ्रोसाइट है, ये क्या है, नथिंग बट आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उनका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। एंड हमारे बॉडी के मसल्स, इनके अंदर ये वाली प्रोसेस हो सकती है जहां पे लैक्टिक एसिड बन रहा है। एंड एक तीसरी प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना। मुझे बताओ, क्या इतना पार्ट कॉमन है सब में, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है, इतना कॉमन है। फर्मेंटेशन के बाद क्या बनता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विनेगर बना सकते हैं, विटामिन बना सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोडक्ट्स है, ये हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये वाला पार्ट ईस्ट में हो रहा है, ये वाला पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, ये वाला हमारे मसल्स में हो रहा है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में भी होता है। वैसे मैमल्स की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो जो भी मैमल्स वगैरह हैं, जिनके अंदर, कोई भी एनिमल ले लो जिसके अंदर मसल्स है, अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये किसी भी एनिमल में हो सकता है। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या पूछा गया है, Why do we feel tired after exercise? 2 मार्क का गिव रीजन है, इसका पूरा आंसर मैंने यहां पे दिया है। दूसरा गिव रीजन, समटाइम्स हायर प्लांट एंड एनिमल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका भी हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया। ऑक्सीजन की कमी होगी तो हायर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे विल आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसके दो एग्जांपल, सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा अवर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल एक्सरसाइजिंग। तो ये पूरी बातें आपको लिखनी है। चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। ग्लाइकोलिसिस एंड डैश आर टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा हो गया? फर्मेंटेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं प्रोटीन नहीं है, फॉल्स आएगा ये। ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट। देखो प्राइमरीली किसको यूज किया जाता है? ग्लूकोज को यूज किया जाता है। अगर ग्लूकोज नहीं है, अगर ग्लूकोज बहुत कम हो गया, तब जाके प्रोटीन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा। अदरवाइज प्रोटीन को हम छुएंगे नहीं, हम किसको पकड़ेंगे? ग्लूकोज को पकड़ेंगे। तो ये फॉल्स आंसर है, आपको क्या लिखना है? ग्लूकोज लिखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां तक की बात क्लियर है? प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स के जो वेजिटेरियन सोर्स हैं वो क्या है? पल्सेस, जो दाल हम खाते हैं। एंड एनिमल से मिलने वाले जो प्रोटीन है उनको फर्स्ट क्लास बोला जाता है। क्यों? बिकॉज एनिमल प्रोटीन में से हमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। We get all the essential amino acid from animal protein, therefore they are called as first class proteins. अच्छा, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। इसी प्रकार से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, इधर भी 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी। अच्छा, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स। किससे बना हुआ है? दे आर फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ज्वाइंट करके इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स को ज्वाइंट करके बनता है प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे बॉडी में डाइजेशन हो, प्रोटीन को ब्रेक किया जाए तो मुझे अमीनो एसिड मिलेंगे। ये सारे जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एंड अमीनो एसिड सेपरेट हो जाएंगे। कम ऑन, यस और नो? अब ये अमीनो एसिड आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। द अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया द ब्लड। अमीनो एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हुए, ब्लड उनको हर ऑर्गन में, हर सेल में लेके जाएगा एंड हर एक सेल में जाने के बाद ये अमीनो एसिड, इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा टू मेक प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड इन द सेल। सेल के अंदर जिस प्रोटीन की जरूरत होती है उनको बनाया जाएगा फ्रॉम दीज अमीनो एसिड। ठीक है, ऑर्गन्स एंड सेल्स दे विल प्रोड्यूस द प्रोटीन्स विच आर नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड द होल बॉडी। ठीक है, अमीनो एसिड जो हमें खाने से मिले उनको यूज करके हम अपने प्रोटीन बनाएंगे जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। उसी प्रकार से मुझे बताओ, अमीनो एसिड को कहां कहां यूज किया जाएगा? आपके स्किन में मेलानिन नाम का प्रोटीन बनेगा जो स्किन को कलर देता है। उसी प्रकार से केराटिन बनता है जो आपके बाल में होता है, आपके नाखून में होता है। आपके हड्डियों में क्या बनता है? ओसिन नाम का प्रोटीन। आपके सेल में वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं एंड बहुत सारे एंजाइम्स भी बनते हैं सेल के अंदर फॉर वेरियस प्रोसेसेस, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। नाउ पैनक्रियास जो ऑर्गन है उसके अंदर इंसुलिन बनता है, हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है ना, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। एंड ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम बनता है जो डाइजेशन में यूज होगा। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में होता है, वहां से भी बहुत बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। नाउ मसल्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन बनने वाला है, दे आर द फ्लेक्सिबल प्रोटीन जो आपके मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ ब्लड में बनता है हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है एंड एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है? वी गेट डैश किलो कैलोरी एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन्स, 4 किलो कैलोरी। स्किन में मेलानिन है तो पैनक्रियास में क्या है? इंसुलिन है, इंसुलिन भी मिलता है, ट्रिप्सिन भी मिलेगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, नाउ ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज हैं, शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा। ओसिन कहां होता है? बोन में होता है। स्किन में क्या है? मेलानिन है, एक ही लिखूंगा चलो, मेलानिन, ट्रिप्सिन। इंसुलिन कहां है? पैनक्रियाज में है, फटाफट लिखते जाइए। मसल में क्या है? एक्टिन है, मायोजिन है, एक्टिन मायोजिन। वेरियस प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन कहां बनता है? सेल में। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। मेलानिन कैरेटिन कहां है? स्किन में है। पैनक्रियाज में क्या है? इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, समझ जाओगे ना। हेमोग्लोबिन एंटीबॉडीज कहां है? ब्लड में है। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। एक्टिन, मायोजिन, ओसिन, मायोजिन, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन फैट से बनता है, ये भी एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है, लेकिन वो किससे बनता है? वो लिपिड्स से बनता है। बाकी सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, सो एल्डोस्टेरॉन इज द ऑड मैन आउट। बोन में क्या है? अमीनो एसिड नहीं आएगा, प्रोटीन आएगा। बोन में कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन किधर है? ब्लड में है। ओसिन किधर है? बोन में। चलिए बात करते हैं लिपिड की। लिपिड मतलब फैट। किससे बनता है? द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। आप फैटी एसिड ले लो, आप अल्कोहल ले लो, दोनों को आप केमिकली बॉन्ड करो तो आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। फैटी एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है? फैट बनता है। अगर इसका डाइजेशन किया जाए, मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मैं डाइजेशन करूं, डाइजेशन, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फैटी एसिड एंड मुझे मिलेगा अल्कोहल। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हो। फैट के डाइजेशन के बाद आपके बॉडी में क्या बनता है? फैटी एसिड एंड अल्कोहल बनता है। चलिए मुझे बताइए, ये
लिपिड्स कहां यूज किए जाएंगे, ये फैटी एसिड कहां यूज किए जाएंगे? द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स दे आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड। आपको ये सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड उसके अंदर आपको ये कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। ये किससे बनता है? ये फैटी एसिड से बनता है एंड ये रिक्वायर्ड है आपके सेल मेम्ब्रेन को, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से फैटी एसिड को यूज किया जाता है अलग अलग हार्मोन्स बनाने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ये सारे फैटी एसिड से बनते हैं। उसी प्रकार से आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन उसका जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर आपको एक कवरिंग दिखाई देगी। क्या ये दिखाई दे रही है कवरिंग? इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ ये किसकी बनती है? ये फैटी एसिड से बनती है। एंड इसके वजह से आपके ब्रेन, आपका जो ब्रेन है वो 60% फैट है, 60% फैट से बना हुआ है। एक्सॉन के ऊपर का जो कवरिंग है माइलिन शीथ, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। अब मुझे एक बात बताओ, 1 ग्राम लिपिड से आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ फैट कहां स्टोर होगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए इसके ऊपर क्या क्या पूछा गया है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड, कितना मिलता है? 9 किलो कैलोरी। कैलोरी नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 9 किलो कैलोरी मिल रही है, राइट। 2 सोर्सेज ऑफ लिपिड। लिपिड कहां मिलेंगे आपको? मिल्क में, बटर में, चीज में, ऑयल में, घी में, मीट, नट, ऑयल सीड, सब जगह से आपको लिपिड मिलते हैं। हाउ मच एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड? 9 किलो कैलोरी, ठीक है। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड? फैटी एसिड एंड अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन। क्या ये बात सही है? विच मॉलिक्यूल आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड लगेगा। फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। विटामिन की बात करेंगे। विटामिन क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। कुछ केमिकल कंपाउंड हैं जो आपके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। दे आर ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। 6 विटामिन होते हैं, मेजर 6 कैटेगरीज है विटामिन की, ए, डी, ई, के एंड बी एंड सी, ठीक है। इसमें से ए, डी, ई, के, दे आर, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल, बिकॉज ये फैट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। एंड ये जो बी एंड सी हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, बिकॉज ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो 6 विटामिन हैं, ए, डी, ई, के, बी एंड सी। ए, डी, ई, के फैट सोल्यूबल है, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। एंड इनफैक्ट बी के अंदर भी और भी प्रकार के विटामिन होते हैं, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और भी विटामिन होते हैं बी के अंदर। चलिए, तो क्या क्या पूछा गया है? What are vitamins? इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। वाटर में कौन लिखोगे आप? वाटर में 2 आ गए, है ना। वाटर में बी हो गया एंड सी हो गया। एंड फैट सॉल्युबल में कौन कौन आ गया? ए, डी, ई एंड के, ठीक है। What are vitamins? राइट, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। अब यहाँ पे 2 टाइप बोला है तो आप वाटर सॉल्युबल लिखोगे एंड आप फैट सॉल्युबल लिखोगे। फिर ये जो 3 मार्क का दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसमें राइट मेन टाइप्स ऑफ विटामिन, तो इसमें आप ए, बी, सी, डी, ई, के, ये मेन टाइप्स यहाँ पे ऐसे लिखोगे। फिर उन्होंने पूछा वाटर सॉल्युबल विटामिन बताओ कौन से हैं, तो आप लिखोगे बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी। एंड फैट सॉल्युबल कौन से हैं? तो ए, डी, ई, के, दे आर फैट सॉल्युबल, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ऐड करनी चाहूंगा, ये जो विटामिन बी होता है उसमें 2 विटामिन के बारे में बात करना चाहूंगा। एक होता है B3 जिसको बोलते हैं निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड इसको यूज किया जाता है NADH2 के फॉर्मेशन में। एंड एक होता है B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन उसको यूज किया जाता है FADH2 के फॉर्मेशन में। ये बात हम थोड़ी यहाँ पे याद रखेंगे। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ पता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, हमेशा भूल जाता था मैं। तो मैंने क्या बोला, मुझे बताओ NADH2 से 3 ATP मिलते हैं तो मैं B3 बोलूंगा, 3 ATP B3। राइबोफ्लेविन FADH2 से 2 ATP मिलते हैं तो B2। 3 ATP B3, 2 ATP B2, ऐसे याद रखता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। यहां पे और 2 छोटे गिव रीजन दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। आपका बॉडी 65 to 70% पानी है, आपके सेल में 70% पानी है वेट बाय वेट। आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो भी 90% वाटर है। फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय द होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। पानी अगर कम हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ, तो आप पूरे हिल जाओगे, आपके बॉडी का फंक्शनिंग हिल जाएगा पूरा। सो देयरफॉर वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है?
वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल फ्रूट सीरियल। फाइबर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते, वी कैन नॉट डाइजेस्ट द फाइबर बट दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इनफैक्ट आपको आपकी सिस्टम अगर पूरी क्लियर करनी है, जो आपने खाया था वो पूरा अगर अच्छे से बाहर निकले, आप चाहते हो पेट साफ हो, तो उसके लिए फाइबर खाना बहुत जरूरी है। फाइबर हेल्प इन इजेशन, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। पेट साफ करना है तो फाइबर खाना पड़ेगा, नहीं तो अटक जाएगा, ठीक है। Hence fibers are also one of the important nutrients। सिंपल कहानी समझ में आई। फिर एक गिव रीजन पूछा है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डिवीजन होता है इसलिए तो हम जिंदा हैं, इसलिए तो हम ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। अगर कोई जख्म ले हो गई है, कुछ लग गया है, तो वो हील होगा, है ना। एंड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी मियोसिस जरूरी है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। एकदम डिटेल में देखना है तो वन शॉट वीडियो में आपको समझ में आएगा, यहां पे हम ऊपर ऊपर से फटाफट समझ लेंगे। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल्स। एंड स्टेम सेल कहां होते हैं? जो एम्ब्रियो बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर स्टेम सेल होते हैं। एंड स्टेम सेल भी कैसे ग्रो करते हैं? बाय माइटोसिस, ठीक है। एंड मियोसिस कहां होता है? जर्म सेल्स में होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आपको सिंपल बात बताता हूं, मियोसिस जो है, मियोसिस ये कहां होगा? जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स। अब ये जर्म सेल्स कहां होते हैं? मेल्स की बात करूं तो टेस्टिस में, फीमेल्स में ओवरी में, ठीक है। जर्म सेल कहां होते हैं? टेस्टिस में और ओवरी में। एंड टेस्टिस और ओवरी में मियोसिस होगा एंड उससे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स। तो गैमेट्स कौन से होते हैं? अगर मैं मेल गैमेट की बात करूं तो वो हो जाएगा स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट की बात करूं तो वो हो जाएगा एग। तो ये जो स्पर्म है, ये जो एग है, ये कैसे बनते हैं? ये मियोसिस से बनते हैं। जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म गैमेट्स। सिंपल याद रखेंगे, जर्म सेल मियोसिस करते हैं और गैमेट बनाते हैं। मेल्स में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग बनता है, ठीक है। चलो फिर क्या बताया है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्जिस्टिंग वन, ठीक है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है ना, माइटोसिस से ही ग्रोथ होती है। अगर मैं बडिंग की बात करूं या फिर मैं फ्रैगमेंटेशन की बात करता हूं या रीजनरेशन की बात करता हूं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करता हूं, तो उसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर आपको क्या दिखता है? माइटोसिस दिखता है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो अप। जब मैं छोटा था इतना सा था, अब मैं इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया? बाय माइटोसिस। मेरे बॉडी के अंदर सेल्स बड़े होंगे, है ना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। इमैसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। अगर मैं बहुत डाइट करूं और एकदम एकदम पतला 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 हो जाऊं, है ना, मेरी बॉडी पूरी एकदम वीक हो जाए, तो मेरी बॉडी इमैसिएटेड बॉडी कही जाएगी, ठीक है। एकदम पतला पतला हो गया, एकदम हड्डियां दिख रही हैं, है ना, लेकिन मैं फिर से खाना पीना खाऊंगा तो मेरे बॉडी के अंदर फिर से सेल्स बढ़ेंगे एंड मेरी बॉडी फिर से हेल्दी होगी। तो अगर इमैसिएटेड बॉडी है, पूरी एकदम वीक बॉडी है, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है बाय सेल डिवीजन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर वुंड हीलिंग। अगर जख्म है तो वो हील होगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। Thus, cell division is one of the important properties of cells and living organism। क्या ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं? अच्छा, अब यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिस्टिंग्विश आपको लिखना है एनी 3 पॉइंट्स। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है एंड स्टेम सेल में भी होता है, स्टेम सेल्स में होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जर्म सेल्स में होता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ माइटोसिस। अगर माइटोसिस आप कर रहे हो तो आप डिप्लॉयड सेल लेते हो शुरू में, एंड उसका बाद जो डॉटर सेल बनता है वो भी डिप्लॉयड होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। एंड मियोसिस में क्या होता है? आप अगर एक डिप्लॉयड सेल लेते हो तो पहले क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, एंड बाद में फिर से एक और बार डिवीजन किया जाता है। तो मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, ठीक है। एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। 2 बार डिवीजन होता है एंड क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड एट द एंड ऑफ मियोसिस। माइटोसिस अकर्स इन बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ सेक्सुअल और रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड वहीं पे मियोसिस की जरूरत होती है, ठीक है। माइटोसिस में सेल डिवाइड्स ओनली वंस एंड मियोसिस में सेल डिवीजन 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डिटेल में अगर एकदम देखना है तो आप वन शॉट देख सकते हैं, और मियोसिस के ऊपर भी एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, वो देख सकते हैं। चलिए, माइटोसिस यहाँ पे मैं फटाफट एकदम कवर करना चाहूंगा। माइटोसिस में 2 स्टेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। नाउ कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। PMAT, इसको याद रखते हैं, PMAT, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रोफेज, पहला फेज में क्या होगा? आपको यहाँ पे ये जो खिचड़ी दिख रही है, ये क्या है? नथिंग बट क्रोमैटिन
क्रोमैटिन फाइबर जो किससे बनते हैं, क्रोमैटिन फाइबर किससे बनते हैं, डीएनए से बनते हैं। ये खिचड़ी आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन फाइबर हैं उनको हम कंडेंस करेंगे इस प्रकार से, एंड क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। क्रोमोसोम्स कंडेंस, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर पेयर्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। आपको जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऐसा दिख रहा है एक्स शेप का। तो ये जो दोनों टुकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, दे अपीयर शॉर्ट एंड थिक एंड अलोंग विद सिस्टर क्रोमैटिड। दूसरी बात, ये जो आपको यहां पे एक ऑर्गेनल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। नाउ सेंट्रियोल्स क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, डबल हो गए, एंड दे मूव टू ऑपोजिट पोल। इस प्रकार से ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, एक ऊपर एक नीचे आ जाएगा, एंड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हुए दिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए दिखाई देगा। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो गए। ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाफेज, यहां से मेटाफेज शुरू हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, उसके बाद क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट होगा, दे विल फुल्ली कंडेंस एंड विल बी विजिबल विद सिस्टर क्रोमैटिड, एकदम कंडेंस होके थिक दिखाई देंगे, सिस्टर क्रोमैटिड भी क्लियरली दिखाई देंगे। अच्छा, दूसरी बात, सेंट्रियोल जो है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे फ्रॉम द सेंट्रियोल्स बिटवीन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोल। मतलब क्या, ये जो सेंट्रियोल होता है ना, इसमें से कुछ स्पेशल फाइबर्स निकलते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, एंड ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होंगे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा, द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। सारे क्रोमोसोम जो इक्वेटोरियल प्लेन है, एक इमेजिनरी लाइन है या फिर एक इमेजिनरी एरिया है एट द सेंटर ऑफ द सेल, वहां पे सारे क्रोमोसोम अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, सेंट्रल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे इस प्रकार से। यहां पे मेटाफेज खत्म हुआ, इसके बाद आएगा एनाफेज। अब एनाफेज में सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा, देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमैटिड। अब द क्रोमैटिड्स विल मूव टू ऑपोजिट पोल्स बाय द स्पिंडल फाइबर, फाइबर उनको खींचेंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। इनको हम अब डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर नाउ कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है इनको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स बोलेंगे। नाउ द क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। आप यहां पे आपको एनाफेज दिखाई दे रहा है, ये एनाफेज हो रहा है, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल की तरफ खींचा जा रहा है। इज इट अपियरिंग लाइक अ बंच ऑफ बनाना, केले के गुच्छे की तरह आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, यही बात है, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं टीलोफेज की। अब इमेजिन करो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए, वहां जाके वो क्या होंगे, फिर से डीकंडेंस होंगे, मतलब फिर से खुल जाएंगे, लूज हो जाएंगे, दे विल बिकम थिन, थ्रेड लाइक एंड इनविजिबल। इनके ऊपर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फिर से दिखने लगेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई अराउंड क्रोमोसोम एट ईच पोल, न्यूक्लियोलस विल रीअपियर इन ईच डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी वापस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ गई, एंड जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाएंगे, द स्पिंडल फाइबर विल डिसअपियर कंप्लीटली लाइक दिस। यहां हो गया टीलोफेज समाप्त। एंड लास्ट में बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। यहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे। अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। नॉच मतलब क्या, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसको मैं क्या बोलता हूं, इक्वेटोरियल प्लेन। यहां पे एक नॉच बनता है, ये जो खाचा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉच बोलते हैं। अ नॉच इज फॉर्म्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ये नॉच धीरे धीरे क्या होगा, इट विल ग्रेजुअली डीपन, धीरे धीरे डीप होगा, डीप 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 होगा, एंड बीच में से बाद में दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे। अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इन टू। इस प्रकार से दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। द नॉच विल डीपन, ठीक है, मतलब नॉच क्या है, धीरे धीरे गहरा होते जाएगा, इस प्रकार से नॉच गहरा होते जाएगा एंड दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, और इस सेल वॉल को आप ऐसा नॉच नहीं बना सकते, खाचा वगैरह नहीं बना सकते। सेल वॉल कैसी होती है, इट इज रिजिड, रिजिड मतलब एकदम कड़क होती है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल प्लेट फॉर्म होती है एग्जैक्टली अलोंग द मिड लाइन ऑफ द सेल, मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेन है वहां पर करीब करीब इस प्रकार से एक सेल प्लेट बनेगी, एंड वो सेल प्लेट धीरे धीरे बड़ी होगी एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस विल बी कंप्लीटेड, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर अभी क्या पूछा गया है, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, कौन से फेज में, मेटाफेज में।
इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम कब आते हैं? मेटाफेज में आते हैं। इन माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली कब डिसअपियर होती है? मेटाफेज में। पहला स्टेप है मेटाफेज का, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अपीयर फ्रॉम डैश स्टेज। कौन से स्टेज में स्पिंडल फाइबर दिखते हैं? मेटाफेज में। सारे जवाब मेटाफेज ही हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सोमैटिक सेल स्टेम सेल अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। एंड लास्ट में क्या पूछा है? ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स। तो आप एक क्रोमोसोम बनाओ, ठीक है। पी आर्म मतलब क्या होता है? शॉर्ट आर्म। ऊपर वाला आप थोड़ा छोटा बनाओ। एंड क्यू आर्म क्या होता है? लॉन्ग आर्म होता है, लंबा बनाओ इसको थोड़ा, ठीक है। बीच में जो दबा हुआ पार्ट है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। एंड ये जो धागा है वो क्या है? नथिंग बट डीएनए। डीएनए को ही कॉइल करके, डीएनए को लपेट के क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। चलिए, यहां तक सारी बात क्लियर हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।